हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, जो कि अनुवांशिक तौर पर आपका होता है कि जनरेशन टू जनरेशन होता रहता है। इसमें जो कैरियर होती है वो मदर्स के जीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मायोटेनिक है और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो आज हम लोग सिर्फ बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है कि इनहेरिटेड डिजीज़ है ये आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कि एक हमारे बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट प्रोटीन चेन होता है, उस प्रोटीन चेन का नाम होता है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन चेन। उस डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन चेन में क्या होता है, कुछ प्रोटीन के इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाते हैं, मैंने डिलीशन ऑफ प्रोटीन और एंजाइम जो होता है इंफॉर्मेशन, वो डिलीशन हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो पीपल है या ह्यूमन बीइंग है उनका डेवलपमेंट सही से नहीं होता है। लेकिन बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होगा, आपको देखने में डेवलपमेंट तो एकदम पूरा एग्जैक्ट आपके नॉर्मल पीपल की तरह होगा, लेकिन तभी भी उसके जो एक्सॉन प्रोटीन है, जो कि डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन है, उसके ऊपर एक्सॉन होता है, एक मेजरमेंट डिवाइस है उसका कि इतना एक्सॉन होता है। तो 79 एक्सॉन एक नॉर्मल पीपल में होता है, लेकिन जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं या जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो एक्सॉन होते हैं ये कम हो जाते हैं, मीन्स कि 74 या 72 एक्सॉन हो जाते हैं। ड्यूसेन वाले में और भी कम हो जाते हैं, 62 तक हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके मसल्स वीक होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मसल डिटेरियोरेट करेगा, मीन्स कि उसका डिग्रेडेशन होने लगेगा। मीन्स कि जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी वो आपके मसल्स क्या हो जाएंगे, वीक होते चले जाएंगे। तो ये है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ कॉज्ड बाय अ जेनेटिक प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रॉफी। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जो कि डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के कारण होता है। तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के अंदर इंफॉर्मेशन डिलीशन हो जाता है, उसी की वजह से क्या होता है, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आपको बताया था। A protein that protects muscle fiber from breaking down when exposed to enzyme। तो क्या करता है ये प्रोटीन जो होता है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, ये हमारे मसल फाइबर्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब स्ट्रेंथन करता है। अगर ये प्रोटीन कम हो गया तो हमारे मसल फाइबर्स को क्या करेगा, वो स्ट्रेंथन नहीं करेगा। फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन व्हेन एक्सपोज टू एंजाइम, और ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एंजाइम में टूट जाते हैं। पीपल with Becker muscular dystrophy produce more dystrophin than those with Duchenne muscular dystrophy। तो अभी मैंने बताया था कि जो ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट है उनसे ये थोड़ा लेस सीवियर है आपका बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या है कि जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नॉर्मल पीपल में 79 एक्सॉन होता है, वो इनमें 72 से 74 होता है, और ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इससे भी कम होता है, ठीक है। तो इसमें तो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी सही कंडीशन नहीं है और ड्यूसेन भी सही कंडीशन, लेकिन जो ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो ज़्यादा सीवियर होता है आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से, ठीक है। तो ये है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे अब ये मस्कुलर बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो इसका डिस्कवरी भी हुआ होगा, किसने इसको डिस्कवर किया होगा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो लुइस एम कनकेल ने इसको पहली बार खोज किया था, ठीक है। तो द cytosolic large cytosolic protein was first identified in 1987 by Louis M. Kunkel after concurrent work by Kunkel and Robert G. Wharton to characterize the mutated gene that cause Duchenne muscular dystrophy। तो इसमें क्या होता है, जो म्यूटेटेड जीन होते हैं उसी के अंदर कुछ कमियां आ जाती है, मीन्स इंफॉर्मेशन की डिलीशन हो जाता है, डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है किसका, एक्सॉन, जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का एक्सॉन था उसका। तो इसके वजह से क्या होता है, उसके अंदर ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है। एटलीस्ट 9 डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन इन दिस जीन हैव बीन डिस्कवर्ड। इसके वजह से इनकी म्यूटेशन की वजह से 9 डिजीज को इन्होंने खोज किया था, मतलब डिस्कवर किया था, किसने, लुइस एम कमिकल ने। अब इमेज में देखते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इमेज में देखते हैं कि कैसा होता है, कौन से एरिया अफेक्टेड होते हैं जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट हैं, ठीक है।
तो ये देखिए, इसको बताने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मुझे भी है, ठीक है। मेरा एज लगभग अराउंड आपका 30 ईयर के करीब हो गया, 30 ईयर या 31 ईयर, इतना हो गया है, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ही इमेज से जान लेते हैं कि बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या क्या है। तो देखो, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे आपका, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये एक बॉय है, इसके जो डॉटेड लाइन है, ये वाले रीजन क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो कौन कौन से एरिया अफेक्टेड होते हैं, तो हैंड वाले एरिया, आर्म एरिया, चेस्ट एरिया पे आपके लंग्स, और आपके ये हार्ट, ये दोनों पे ये अफेक्ट डालता है, क्योंकि इसके भी मसल्स आपके जैसे जैसे एज बढ़ते जाएंगे इसके मसल्स क्या होंगे, डिटोरिएट होते जाएंगे, मीन्स कि डिग्रेड होते जाएंगे, मतलब उसकी पावर जो वीकनेस है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। मीन्स कि जो मसल्स का पावर है वो कम होगा और वीकनेस उसमें बढ़ती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि प्री मेच्योर डेथ भी आपका हो सकता है। प्री मेच्योर डेथ, अब ये तो एज का अकॉर्डिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन लोग बोलते हैं कि 32 या 35 प्लस टू 40 ईयर में बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट की प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी हैं पेशेंट्स जो कि इससे भी ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लाइफ जो है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनका, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि लाइफ इसमें कितनी डिफ़िकल्ट्स हो सकती हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है। पहले तो इमेज से सीख लेते हैं। इमेज 2 में देखते हैं, ये जो रेड पोर्शन में दिया हुआ है, ये रेड पोर्शन में दिखा रहा है कि ये वाले एरिया अफेक्टेड होते हैं बॉडी के, हमारे जो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट होते हैं उनके। और इसमें क्या होता है कि अर्ली एज में अगर आपको मालूम करना है, तो ये जो थाई के मसल्स हैं बैक साइड से, और ये लिम्ब के मसल हैं, और ये जो बटक के मसल हैं, ठीक है, ये तो बहुत आपको देखने में दिखेंगे एकदम स्ट्रांग है ये, लेकिन ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। बेकर है तो बैक साइड भी आपका वीक होगा, मीन्स इतना वाला सेक्शन आपका बहुत वीक होता है, जहाँ पे लोड जनरेट होता है पूरे बॉडी का, लोड एक्सेप्ट करता है पूरा बॉडी, वही वीक हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप जब चलेंगे या आपको कहीं उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, ठोकर लगेगा, तो आप नीचे की ओर गिर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे तो आप बार बार गिरेंगे, और बार बार आपको आ, आप तो अपने से उठ तो जाओगे, लेकिन किसी का सपोर्ट लेकर उठोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप, ये जो एज आपका होता है, एज का फैक्टर होता है, वो बता देता हूँ मैं। ये आपका दिखने लगता है 5 प्लस ईयर पे ही आपका ये दिक्कत दिखने लगता है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वालों के। इसमें क्या होगा कि आप बैठोगे तो उठने में आपको सपोर्ट लेना होगा हाथ का, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन अभी उतना सीवियर रहता है। ये लेट जो 18 प्लस आता है आपके, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, फिर आपके ये चलने फिरने में भी दिक्कत क्रिएट कर देगा, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत क्रिएट करेगा, ऊंचाई पे चढ़ने में दिक्कत क्रिएट करेगा, कोई भारी सामान नहीं आप उठा पाओगे। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये था, और ये रीज़न से अलग अलग बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी किसी के ये वाले रीज़न इतने अफेक्टेड होते हैं, किसी के इतने अफेक्टेड होते हैं। जो सैडो रीजन्स है वो अफेक्टेड रीज़न है, यहाँ पर क्या है, अफेक्टेड, सॉरी, अफेक्टेड रीज़न है, ये अफेक्टेड रीज़न है, अफेक्टेड रीज़न, अफेक्टेड रीज़न, अफेक्टेड रीज़न, ठीक है। तो ये आपके बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अफेक्टेड रीजन्स वाले इमेज हैं। तो जो सैडो रीजन्स में, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखो क्या हो गया, ऐसे सपोर्ट लेकर गिर जाते हैं तो हम लोग उठते हैं, या घुटने को पकड़ कर उठेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा ये जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन जो है आपका वीक हो जाता है, जो थाई है पोर्शन आपका, और घुटने भी आगे चलकर वीक आपके होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पोस्चर देते हैं, तब जाकर हम लोग इसको उठते हैं। आपको इनकी बॉडी जो है देखने में एकदम अच्छा लगेगा, जैसे लगेगा कि एकदम इनका बॉडी जो है एकदम नॉर्मल पीपल की तरह है, लेकिन उसमें भी क्या है कि नॉर्मल पीपल की तरह दिखते तो हैं, लेकिन इनके मसल्स में ही पावर नहीं होती है, मतलब मसल से पावर जनरेट नहीं होगा तो आप अच्छे से बॉडी को पॉस्चर नहीं कर पाओगे, बस न चल पाओगे ना उठ पाओगे, तो अच्छे से नहीं करोगे, मतलब कुछ दिक्कतें आपको आएंगी, कुछ क्या बहुत दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है। कभी कभी तो क्या होता है कि
सांसें भी आपकी फूलेंगी। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपका ये जो हेड है, हेड वाला पोर्शन, तो क्या है सांस फूलेंगे तो ऑक्सीजन लेवल जब यहाँ पर कम पहुँचेगा तो क्या होगा, उससे आपको जैसे लगेगा ना कि कुछ मैं भूल रहा हूँ या कुछ याद आ रहा है इस तरह सा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जैसे एनर्जेटिक आप फील करो, जैसे कि सुबह उठ कर बैठते हो आप तो थोड़ा एनर्जेटिक रहते हो, तो उससे माइंड आपका सही से वर्क करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप क्या होगा थकते जाओगे तो माइंड में जैसे एक एंजाइटी या एग्जॉस्ट, जैसे कि माइंड एग्जॉस्ट करने लगता है एक प्रकार से, उस पर कुछ कमियां आने लगेंगी, चिड़चिड़ापन आपको हो जाएगा, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ईयर वाइज इसमें हमने देख लेना है कि ईयर वाइज क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप 2 ईयर के होंगे तो आपके पास ऐसे होंगे, ठीक है, नो सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं देखने को मिला, आप बहुत अच्छे दिखोगे, चलने भी सहेली से लगोगे, दौड़ोगे भी, सब कुछ करोगे, कोई सिम्टम नहीं। लेकिन जैसे ही 8 ईयर पे आ पाओगे, आपके क्या होंगे, ये वाले जो लिम्ब है, लोअर लिम्ब बहुत टाइट होंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी, और आपको उठने बैठने के लिए क्या होना होगा, सहारा, हाथों का सपोर्ट लेना होगा, या किसी चीज़ को पकड़कर खड़ा होने की ज़रूरत पड़ेगी। अब 8 ईयर के बाद लेट 15 ईयर में देख लो, तो इसमें आप व्हील चेयर पर जा सकते हो। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, मैं व्हील चेयर पर आया आपका 30 ईयर पे, मीन्स कि इस साल से मैं व्हील चेयर पर आ गया हूँ, ठीक है, 30+ ईयर पे, ठीक। 30+ ईयर पे जब मैं व्हील चेयर पे आ गया तो क्या हो गया था इसमें कि अब मैं खड़ा हो लेता हूँ, शौचालय टॉयलेट भी चला जाता हूँ अपने से, ठीक है, कोई भी दीवार को सपोर्ट लेकर इस तरह से। लेकिन क्या हुआ था कि हमारा 30+ के बाद ये हमें व्हील चेयर पर इस पे आया, और ये भी व्हील चेयर पे आने का रीज़न्स था इसमें। हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको कोई नहीं बताएगा, आप बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बता देता हूँ कि इसमें देखिए ये जो 30+ है ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये 30+ पे मेरे को व्हील चेयर पर जाना पड़ा। पहले भी जा सकता था, यहाँ पे तो इन्होंने 15 ईयर पे ये। तो इसमें क्या होता है कि अब ये देखना होगा कि जो हमारा डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन है कितना एक्सॉन है, ठीक है। तो हो सकता है मेरे में कुछ एक्सॉन ज़्यादा हो, 75 या 76 हो, 2-3 एक्सॉन जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन है वो डिलीट हुआ हो। लेकिन इस केस में क्या होता है कि किसी में कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो पहले ही दिक्कत में वो आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पहले से मालूम चल जा रहा है इस चीज़ का, तो आप अगर प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, ये वैसे इस प्रोटीन से कुछ होगा नहीं, जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन ये है कि जो डिटोरिएट और जो आपका मसल डिग्रेड हो रहा है तेज़ी से, वो थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाएगा। प्रोटीन लेंगे, थोड़ा सा योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन कितने तक, कुछ एज तक आपको ये डिफेंड करेगा, लेकिन उसके बाद आपको ये दिक्कत करेगा। क्योंकि मैं जब 15 ईयर का था, 15 ईयर प्लस, और लेकर आपके 26 ईयर तक, इसके बीच में मैंने बहुत एक्सरसाइज की है, ठीक है, योगा किया है, प्राणायाम किया है, फिर इसके बाद ये आपका बेली फैट जो हो जाता है उसको कम करने के लिए रेजिस्टेंस ट्यूब का यूज किया है। तो ये इस तरह से यूज़ कर करके मैंने क्या किया था कि इसको जो 15 साल में मेरे होना था ये कंडीशन, वो मेरा 30 ईयर पे ये कंडीशन हो रहा है। लेकिन ये कंडीशन 30 ईयर पर भी नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, अभी मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा, ठीक है। और ये डॉक्टर जो होते हैं ना, डॉक्टर बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं मेडिसिन या मेडिकल टर्म का, उनसे घबराना नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं, वो कभी बोल देंगे देखो कि प्री मेच्योर डेथ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा नहीं। अगर उसको हम अच्छे से मैनेज करें तो ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब हाँ 40 ईयर तक हम लोग इसको कर सकते हैं, 40 ईयर 45 ईयर, लेकिन 40 ईयर 45 ईयर भी मोर देन सफिशियंट है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। बहुत है लाइफ, जितना भी है आपके पास उस लाइफ को आप मस्ती से जियो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या गलती कर दिया कि मैंने क्या हुआ कि मैं इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया जयपुर, ठीक है, इंजीनियरिंग करने के लिए जयपुर चला गया। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग जानने में जयपुर तो कर लिया, लेकिन घर का खाना घर का होता है, हॉस्टल ले लिया, ठीक है। हॉस्टल में क्या होता है कि हॉस्टल का खाना बहुत ऑयली होता है। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि मेरे जो
बेली फैट है, बेली फैट वो हो गया मेरे को। क्या हो गया? बेली फैट हो गया। जब मेरा बेली फैट नहीं था, पतला दुबला था, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बेली फैट हो जाने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ कॉलेज टाइम में भी तो उतनी तक दिक्कत नहीं आई, लेकिन कॉलेज टाइम के बाद जब मेरे को जॉब पकड़ना था, जैसे कि एसीसी सीमेंट में, एनटीपीसी बदरपुर में मुझे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की तरह काम करना था जब, तो वहाँ पर क्या हुआ, और एक टेक्सटाइल कंपनी था आपका हिमाचल प्रदेश की सोलन करके कुछ जगह है वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दिक्कत आनी शुरू हो गई ज़्यादा मेरे को, क्योंकि बेली फैट हो गया। तो उस समय एज था मेरा 21+। क्या था? 21+, क्योंकि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी इस समय तक, अब जॉब करने का बारी था। और आगे मैंने सोचा था कि आईआईटी से एमटेक भी करना है मेरे को, आईआईटी से एमटेक करना है और नेट जेआरएफ करना है। ठीक है, नेट जेआरएफ भी करने का सोचा था इंजीनियरिंग साइंस से। और साथ में मैंने सोचा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बाहर जाकर एमएस करूँगा, डॉक्टरेट की डिग्री लूँगा, डॉक्टरेट भी करता, डबल डॉक्टरेट भी करता। तो ये सब मेरे मतलब ये थॉट प्रोसेस में शुरू से चल रहे थे कि ये सारी चीज़ करनी है। मैं पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, ठीक है, अभी भी शौक है, अभी भी पढ़ता हूँ, अब पढ़ाता हूँ बच्चों को, क्योंकि अब काम कुछ तो होता नहीं है, तो कम से कम पढ़ा ही लेता हूँ। थोड़े से बच्चे भी सपोर्टिव हैं, जिससे कि वो हेल्प करते हैं कि मतलब जैसे थक जाता हूँ तो रिलैक्स करके आराम कर कर भी मैं उनको पढ़ाता हूँ। तो इनमें बच्चों का भी बहुत सपोर्ट है, तो इन इस सपोर्ट के लिए उन बच्चों को भी मैं थैंक्स बोलूँगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जैसे कि तो बेली फैट हो गया, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा आपके, क्योंकि फैट चर्बी जाएगी तो आपका वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। वेट इंक्रीज हो जाएगा तो जो मसल्स है, मसल्स तो पहले से ही वीक है, जो जो बॉडी का वेट ले रहा है, थाई वाला मसल, तो इसके ऊपर लोड आएगा, इसके ऊपर लोड आएगा तो जो घुटने हैं हमारे वो खराब हो जाएंगे, घुटने गड़बड़ हो जाएंगे, मतलब घुटनों के बीच में जो ये प्लेट होती है उनके बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके चलने फिरने में और दिक्कत आ जाएगी 30%। तो ये दिक्कत हुआ। तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो, जब बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट है तो उनके लिए मैं बता दूं क्या करें, कि वो खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दें, ऑयली फूड ज़्यादा ना लें, और साथ में ऑयली फूड ज़्यादा ना लें, और ऐसा लें कि फाइबर वाले, जो फाइबर युक्त जो फूड्स हैं उसको ज़्यादा लें, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लें, ठीक है। विटामिन्स के सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा उनके अंदर विटामिन्स मिल सकती है। हाँ, आगे चल के 30+ ईयर पे आप जाओगे तो आपका विटामिन्स की भी कमी आएगी, जैसे कि विटामिन डी की कमी आएगी, आप चल फिर नहीं पाओगे, तो विटामिन लेने के लिए आप धूप में जाना पड़ता है, उसके लिए भी नहीं जा पाओगे। तो विटामिन डी की और विटामिन बी 12 की भी कमी हो सकती है आपको, तो इसका भी खासा ध्यान देना है। मैंने बार बार आपके बॉडी को रेगुलेट करना होगा। मैं इसे रेगुलेट करने का मतलब कि आपको बार बार टेस्ट करवाने होंगे और देखना होगा कि क्या आपके अंदर विटामिन की कमी हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं तो ये विटामिन डी और 12 की कमी होगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और इसमें मेरे साथ 30+ ईयर में और क्या हो गया, मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो गया, ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। अब इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया तो मुझे ऑपरेट इसको कराना था, लेकिन ऑपरेट नहीं करा सकता मैं, क्योंकि इसमें एनेस्थीसिया के चैलेंजेस आ जाते हैं। जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब इसमें क्या है, आपकी रेट है, क्या मोर्टेलिटी हो सकती है, रेट हो सकती है, ये अभी डॉक्टर इसके बारे में ज़्यादा अभी जागरूक नहीं है। इंडिया में तो अभी तक तो है नहीं इतना, ठीक है। एक है आपका एम्स हॉस्पिटल है, लेकिन एम्स हॉस्पिटल में आप जा नहीं सकते हैं, पता नहीं किस लिए बना है, जल्दी तो अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है। पीजी एक है, कौन सा है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट संजय गांधी एसपीजीआई है, उसमें भी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, पता नहीं है किसके लिए हॉस्पिटल बना के समझ में नहीं आता है। जैसे जो सीवियर कंडीशन में उनको तो इनको जल्दी देखना चाहिए, और साथ में जो नए केस न्यू केसेस आते हैं इनको तो ज़्यादा इनको देखना चाहिए, R&D में इनको डाल देना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में डाल देना चाहिए, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। वैसे स्टेम सेल थेरेपी आई है, लेकिन उतने ये कारगर नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं अब, तो प्रॉब्लम क्या थी, देखो इस तरह से आपके पॉस्चर हो जाएंगे, बेली स्टिक्स हो जाएगी, बेली आगे की ओर झुक जाएगी, थीन हो जाएगी, ये पतले हो जाएंगे, जैसे एज आपके बढ़ेंगे ये थोड़े से मोटे हो जाएंगे, और ये मसल्स तो आपके पूरे
दिखेंगे स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब मसल को छुओगे आप तो डिटोरिएट मसल होंगे, मीन्स की डिस्ट्रॉयड मसल, जिसको कहते हैं कि वीक वीक मसल इसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो वीक मसल है। और मसल ही क्या करते हैं, हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन देता है, चलने फिरने मूवमेंट, जो भी बॉडी का मूवमेंट करने में, वो आपका अगर मसल में स्ट्रेंथन है तो वो आपको हेल्प करेगा, अगर नहीं है तो हेल्प नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से पॉस्चर हो जाता है। हाँ, मतलब कोई भी चीज़ आप लिफ्ट या पुल नहीं कर सकते अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मसल्स में पावर ही नहीं है, तो कैसे करोगे, ठीक है। और यहाँ पर ये चेहरे पर भी कभी कभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, तो एक तरफ के मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। जूते चप्पल नहीं पहन पाओगे आप सही से, ठीक है। जूते चप्पल में जैसे कि अगर चप्पल पहनोगे तो चप्पल पूरी तरीके से आप पहन नहीं पाओगे, अगर पूरी तरीके से पहनोगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा। तो आप बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हो, अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग उस चप्पल को पहनोगे उस तरीके से, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो सांसें फूलेंगी, सीढ़ियाँ उतरोगे तो सांसें फूलेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आएगी। तो इससे क्या मालूम चला मैं कि मैंने जो लंग्स के मसल है वो भी वीक हो चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ डज डिस्ट्रॉफिन कॉज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफिन कैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कन्वर्ट करता है उस चीज़ को, तो मतलब क्या कारण है कि डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के वजह से ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, मीन्स इसके अंदर कमी के वजह से। तो म्यूटेशन इन द डीएमडी जीन अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। अब म्यूटेशन जो डीएमडी का होता है वो क्या करता है, जो फंक्शन स्ट्रक्चर है डिस्ट्रॉफिन को वो अल्टर कर देता है, मीन्स बिगाड़ देता है, or prevent any functional dystrophin from being produced. Muscle cell without enough of this protein become damaged as muscle repeatedly contract and relax with use. इसमें क्या होता है कि मसल सेल उस हिसाब से बनते नहीं है जिस हिसाब से इसमें प्रोटीन डैमेज होता है, ठीक है। तो मसल इससे की वजह से क्या हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डिस्ट्रॉफिन इज मिसिंग, क्या होगा जब डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन मिसिंग हो, तो उसी के ऊपर तो बात करें, उसी की वजह से हमारा ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा। तो व्हाट हैपन व्हेन डिस्ट्रॉफिन इज मिसिंग, absence of reduced expression of dystrophin or many of the DPC component cause the muscular dystrophies, a group of inherited disease in the with repeated bout of the muscle damage lead to the atrophy of fibrosis and eventually muscle degeneration। इसकी वजह से क्या हो जाता है, मसल का डिजनरेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। आप देखेंगे कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट ह्यूमन जीन, तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा होता है, तो वो डिस्ट्रॉफिन ह्यूमन जीन होता है। क्या होता है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो है यही लॉन्गेस्ट ह्यूमन जीन होता है, जिसके अंदर 79 एक्सॉन्स होते हैं स्पैनिंग एटलीस्ट 2300 किलो बेसिस होते हैं, ये इसके यूनिट है, किलो बेसिस, ठीक है। व्हाट नंबर इज द डिस्ट्रॉफिन जीन, डिस्ट्रॉफिन जीन कितने नंबर में होते हैं, तो जो ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट हैं उसके अंदर 62 होते हैं, मीन्स कि लगभग लगभग कितने आपके 8 और 9 17 डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के इंफॉर्मेशन गायब है, ठीक है। अगर किलो बेसिस में निकाल ले तो आपके निकाल लोगे कि कितने किलो बेसिस आपके मसल्स में डी जनरेशन है, ठीक है, मीन्स वीक है। अब इसमें बात करते हैं कि ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। डिस्ट्रॉफिन जीन म्यूटेशन आर एसोसिएटेड ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो डिस्ट्रॉफिन जीन होता है म्यूटेशन होता है उसका, वो ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से एसोसिएटेड होता है। वेयर डज द डिस्ट्रॉफिन जीन डू, अब बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कितने होंगे आपके एग्जॉन, तो ये 72 से 74 तक होंगे आपके में, ये वैरी करते रहते हैं, ठीक है। वेयर डज द डिस्ट्रॉफिन जीन डू, मतलब कि वेयर डज द डिस्ट्रॉफिन जीन डू, डिस्ट्रॉफिन जीन क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल, ये जो डिस्ट्रॉफिन जीन होते हैं ये आपके स्केलेटल में और कार्डियक मसल में होते हैं। डिस्ट्रॉफिन इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ये डिस्ट्रॉफिन क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी इसको बोल सकते हैं, दैट वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन द मसल, और ये क्या करते हैं, ये सब मिलकर हमारे मसल फाइबर को स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब पावरफुल बनाते हैं, मतलब पावर उसमें जनरेट करते हैं, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी द एज मसल कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स,
जो मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है तो उसकी इंजरी से भी ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये है हमारा कि डिस्ट्रोफिन जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो डिस्ट्रोफिन जीन आपके हमारे स्केलेटन और कार्डियक मसल में पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि कार्डियक मसल में पाने की वजह से क्या होता है कि जब इसके एक्सॉन में कमी होगी, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जो इन्फॉर्मेशन वो डिलीट होगा, तो इससे आपके कार्डियक मसल्स भी वीक होंगे। ठीक है, जिससे कि आपके हार्ट फेल या हार्ट क्या कहता है, हार्ट फेल हो जाएगा, और हार्ट फेल हो जाएगा तो आपका प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हार्ट फेल का तो आजकल सिचुएशन किसी के भी नहीं कर सकता है। जो हेल्दी पीपल हैं वो भी आजकल हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इस समय देश में। ठीक है, चलो अब बोलते हैं कि जीन म्यूटेशन की बात करते हैं। जीन का म्यूटेशन कैसे होता है, तो एक डायग्राम है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। देखो ये सेल है हमारे पास, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, और सेंटर पे जो न्यूक्लियस होता है उसके किनारे पर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम से ये जीन बनता है, ये जीन है हमारे पास। जीन से यहाँ पे आया प्रोटीन, ये प्रोटीन बना। ठीक है, ये प्रोटीन का क्या हो जाएगा, प्रोटीन से अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे डीएनए में, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर ट्रांसलेशन आरएनए में होता है। तो क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसलेट होकर आनी वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है, तो अमीनो एसिड चेन बन जाता है, और फोल्डिंग से प्रोटीन बन जाता है, और इस प्रोटीन में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। क्यों कमी आ जाता है, जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन आता है उसके अंदर कुछ प्रोटीन डिलीट हो जाते हैं बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट में। इस वजह से क्या होता है, वो प्रोटीन तो रहता है हमारे बॉडी में, लेकिन क्या होता है कि उतना नहीं रहता है जितना कि हमारे मसल को वो स्ट्रेंथन कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया जीन का म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन मायोटाइसुन इन चेंज इन वन और मोर जीन, सम म्यूटेशन कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर और इलनेस। अब इस पे जब लीड करेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि डिसऑर्डर आएगा आपके अंदर और इलनेस आएगा। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रकार का डिसऑर्डर ही है हमारा। ठीक है, तो ये अब डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन लोकेशन के बारे में बात करें। हाँ, अब ये देखिए डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन लोकेशन, आज तुम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे क्या होता है, इसका टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और आज इसको टेस्ट के बारे में बात कर लेंगे, और इसके बारे में आगे क्या चल रहा है साइंटिफिक लेवल पे उसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और फिर उसके बाद मेरे जो 30 ईयर हो गए हैं, ये मेरा सफ़र कैसा रहा ये 30 ईयर का, उसको भी मैं 1 बाय 1 करके आपके बीच में लाऊंगा। क्या मेरे को जॉब मिला, करियर कैसा रहा मेरा, एजुकेशन कैसा रहा, उसके बारे में डिटेल में सिंगल सिंगल वीडियो लाऊंगा। जो हमारा चैनल होगा आपका दिव्यांग साथी, उसके मैं ये वीडियो अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, दिव्यांग साथी यूट्यूब चैनल होगा, उसी पर मैं इसको अपलोड करते रहूँगा। तो यहाँ पे है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का लोकेशन क्या होता है। तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का लोकेशन यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये सब अलग अलग ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये आपका लोकेशन। ठीक, व्हाट इज़ द रेयरेस्ट टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो रेयरेस्ट टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जो सबसे ज़्यादा सीवियर है, वो डीएमडी है। मीन्स की ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ अ रेयर muscle disorder, but it is one of the most frequent genetic condition affecting approximately 1 in 500 में। ठीक है, 500 मेल बर्थ में आपका 1 से 3 आपके जो चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डीएमडी के शिकार होते हैं। अब करते हैं, वेयर इज़ द डिस्ट्रॉफिन जीन लोकेट। डिस्ट्रॉफिन जीन लोकेट कहाँ होता है, तो ये जो क्रोमोसोम में XP1.2 लोकस है पोजीशन, वहीं पर ये होता है। तो यह पोजीशन कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है कहीं। ठीक है, ये 2 1 पोजीशन यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे कि हाउ टू डायग्नोज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मीन्स कि अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या उसके सिम्टम है, तो कैसे उसको डायग्नोज कराया जाएगा, मतलब कैसे पता चले कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये दो इमेज देखो आप, ये नॉर्मल मसल है, नॉर्मल मसल में देख रहे हो अच्छे से स्ट्रिंडेंट मसल है, और एट्रोफिड मसल क्या है, एट्रोफिड मसल में इसकी वीक हो गया है, ये डिटोरिएट हो गया है, मीन्स की स्ट्रेंथ इसकी कम हो गई। तो देखिए ये मसल पतले हो गए हैं और ये मसल थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, तो इसमें पावर कम हो गया, इसमें पावर अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं कि डायग्नोज कैसे करेंगे, क्या क्या कराएंगे। तो इसके लिए हमें ब्लड टेस्ट कराना होगा। ब्लड टेस्ट इज डन इज मेजर द लेवल ऑफ सीरम क्रिएटाइन काइनेज। इसमें सीरम क्रिएटाइन काइनेज का टेस्ट होता है, वो कराना होता है। उसमें एंजाइम रिलीज होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड स्ट्रीम से, व्हेन मसल डिटोरिएट्स, कि मसल डिटोरिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट करेंगे कौन सा, सीरम क्रिएटाइन काइनेज का टेस्ट होता है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा मसल डिटोरिएट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मीन्स कि उसकी वीकनेस आ रही है उसमें कि नहीं। अब हम मसल बायोप्सी कर लेते हैं। मसल बायोप्सी में क्या करते हैं कि आपका पैर से या कहीं भी शरीर के किसी भी पार्ट से ये थोड़ा सा मसल्स का पार्ट कट कर लेते हैं और उसको लैब में भेज देते हैं, वो मसल्स में सेल का वो बायोप्सी करने के लिए। तो बायोप्सी के थ्रू भी हम जानते हैं कि डिजीज़ को जानेंगे कि बीएमडी है, डीएमडी है कि एमएमडी है, मायोटेनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन कौन से। ठीक है, तो इसमें मसल टिश्यू लेते हैं यूजिंग अ बायोप्सी needle for testing. This can provide information about the gene that cause muscular dystrophy and to confirm the mutation in their gene. तो इससे हम लोग पता करते हैं बायोप्सी से कि भी आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है कि नहीं है। अब बात करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग का क्या होता है कि वो आपके हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, मदर, पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, इनके बारे में पूछते हैं, क्या इसके पहले वो फैमिली में उन लोग से भी ऐसा था क्या कुछ। तो अगर ऐसे भी मिलते हैं तो उसके थ्रू भी डॉक्टर डिटरमाइन कर लेते हैं ये प्रॉब्लम बताने में कि चढ़ने में दिक्कत हो रही है, घुटना पकड़ किसी सपोर्ट लेकर उठ रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो वो आपके फैमिली हिस्ट्री से भी डिसाइड कर लेते हैं कि आपका क्या है, कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है कि नहीं है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है कि नहीं है। या डीएनए टेस्टिंग इसमें कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए टेस्टिंग करके भी पता कर लेते हैं हम लोग, जेनेटिक टेस्ट करके, कि आपके अंदर ये डिसऑर्डर है कि नहीं है। ठीक है, फिर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो न्यूरोलॉजी के पास जाओगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो वो डिफाइन करने के, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेगा कि मसल वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के, वो डिटेक्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या रिलैक्सेस ऑफ द रूल ऑफ द आउट ऑफ द नर्वस सिस्टम सिंड्रोम को देखता है। मीन्स वो आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्सेस को देखेगा। ठीक है, उसमें नीडल्स आते हैं, 2 नीडल्स आपके पैर में डाल देंगे, फिर वो क्या कहते हैं, बहुत सारे उनके नीडल्स होते हैं, वो लगा कर आपके कंप्यूटर्स पे वो चेक करते हैं आपके जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन होता है, वो उस पर दिखाता रहता है वेव डायग्राम के, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिस तरह होता है उसी तरह से ईएमटी और ये कुछ करके होता है, क्या कहते हैं उसको, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एक बार कि कैसे कैसे टेस्ट हुआ था। ठीक है, अभी ये जान लेते हैं कि न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ईईजी और ईएमजी होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम, और ईईजी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ईएमजी, हाँ ये ईएमजी होता है, सॉरी ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम कराते हैं उसमें। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट से भी हम लोग मालूम कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, कंप्यूटर पे शो करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपका मसल कि रिफ्लेक्स कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेते हैं कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है कि नहीं। ठीक है, और बात करें, मैंने जब कराने गया था अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में, ग्रिम्स लेन में, तो वहाँ पे क्या किया था कि इसी तरह न्यूरोलॉजी टेस्ट किया था डॉक्टर ए पनीर ने। ठीक है, तो डॉक्टर ए पनीर ने किया था, तो उसमें क्या किया था उन्होंने कि 2 नीडल्स लिए थे, लंबे लंबे नीडल्स, लगभग 2 फीट के नीडल्स थे। वो नीडल्स को मेरे लिम्स में डाल दिए, जो लिम्स पोर्सन होता है, लिम्स पोर्सन बता देता हूँ कहाँ पे होता है, ये हमारे लिम्स होते हैं, ये लिम्स में वो दोनों निडल घुसा दिए, और यहाँ पे पूरा वो एनोड और कैथोड वाले जो टिप्स होते हैं, चिप होते हैं, उससे मेरे को ऐसे उंगली और पैर में चिपका देते हैं उसको, और फिर उसके बाद कंप्यूटर पे वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जिससे कि क्या कहते हैं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे और वो आपसे बोलेंगे कि आप अपने पावर जितना जनरेट कर सकते हो करो, पैर उठाओ या हाथ उठाओ, इस तरह बोलते हैं, और दबाते हैं वो आपके हाथ को और पैर को प्रेस करते हैं और आपको कहते हैं उठाओ उठाओ। अगर नहीं उठा पाते हो आप, तो वो डिटोरिएट हो गया है, तो इससे मालूम चल जाएगा उससे कि आपके मसल में प्रॉब्लम है, मसल आपका स्ट्रेंथन नहीं है और वीक हो गया है, इसकी वजह से आपको
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो सही से आपके मसल्स का नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से उससे डिसाइड कर लेते हैं डॉक्टर कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज़ है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, अब एक करते हैं हार्ट टेस्टिंग भी करते हैं। हार्ट टेस्टिंग से ही पता करते हैं प्रीसीडिंग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ट्रीटमेंट विद स्टेम सेल एंड इंडिविजुअल अंडरगो द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यही ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसमें करते हुए ईएमजी कर लेते हैं, मायोग्राम कर लेते हैं, और एक ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, टेस्ट टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर हार्ट बीट। और इसमें जो हार्ट बीट का फ्रीक्वेंसी है उसको भी मेज़र वो कर लेते हैं उसमें। ठीक है, और ये तो ये आया है आपका बोन मैरो से क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल को निकालते हैं, और वो बोन मैरो से निकाल कर क्या करते हैं आपके फिर इंजेक्ट कर देते हैं, और आपका ट्रीटमेंट इसको स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत महंगा है। ठीक है, इसके लिए एनजीओज़ को आगे आना होगा इस तरह के पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए। लेकिन एनजीओज़ है बहुत सारी बनी है, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है। मैं इस एनजीओ के बारे में भी आपको डिटेल में लाऊंगा कि बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बहुत सारे एनजीओ है, लेकिन कोई भी वर्क नहीं करते हैं। वो बल्कि आपसे उल्टा डोनेशन मांगेंगे। आप मतलब आप पेशेंट हो, आपको दिक्कत है, और आप ही से वो डोनेशन मांगेंगे। मतलब कि आपके पास दिक्कत है न, जॉब देखिए बता रहे बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप एजुकेशन अच्छे से कर लोगे, लेकिन जब जॉब करने की बात आएगी, करियर आपका जब अच्छे पीक पे होगा, तभी आपकी ये प्रॉब्लम पीक पर आ जाएगी, और आपके सब कुछ छूट जाएंगे, जॉब छूट जाएगा, करियर छोड़ दोगे, सारे चीज़ छूट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पैसे भी नहीं होते हैं, तो आप पैसे से भी वीक हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें एनजीओ रहते हैं और आपसे पैसे मांगेंगे कि आप सपोर्ट करिए एनजीओ को। और तो एनजीओ को सपोर्ट हम करेंगे, तो एनजीओ किस लिए बना है? एनजीओ हम लोग को सपोर्ट के लिए बनना है कि हम लोग बने एनजीओ को सपोर्ट के लिए? तो आजकल एनजीओज भी बहुत धांधलियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पे जाना नहीं, वो सब बाद में बात करेंगे डिटेल में, बहुत सारी बातें हैं। अब मैं इसमें एक एक बात आपको करूँगा। ठीक है, अब फिजियोथेरेपी, हाँ एक और इलाज है इसका फिजियोथेरेपी। जैसे कि मैंने बोला ना कि 15 ईयर पे ही व्हील चेयर पे बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जाता है, लेकिन मैंने क्या क्या योगा किया, कुछ एक्सरसाइज किए, जितने भी हो सकते थे उतना किया मैंने, साइकिलिंग किया, एरोबिक साइकिलिंग किया। ठीक है, तो इस तरह के एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस तरह करके मैंने 30+ तक ये लेकर आया हूँ। लेकिन अभी भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब वो हो नहीं पाता है उतना मेरे से। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी विटामिन B12 का भी कभी एक साथ हो गया मुझे। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि इन्वॉल्व वेरियस एक्सरसाइज इन द थेरेपी सेशन टू कीप मसल स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। तो वेरियस टाइप के सेशंस कराते हैं एक्सरसाइज के, जिसमें हमारे मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और फ्लेक्सिबल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, जैसे कि टीचिंग द चाइल्ड हाउ टू मेक द मोस्ट यूज हर मसल परफॉर्म मूविंग व्हील चेयर एंड अदर सपोर्टिव डिवाइसेज। वो सपोर्टिव डिवाइसेज व्हील चेयर पर भी आपको थेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी। द थेरेपी हेल्प द पेशेंट टू यूज फेस मसल टू टॉक टू अदर अटर वर्ड, मीन्स कि जिसको मसल पे क्या कहते हैं, फेस मसल पे, जो फेस का जो स्किन है उस मसल पे भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है, तो वो बात नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, स्पीच थेरेपी भी डॉक्टर लोग करवाते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता है। पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं आता जी, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये था आपका बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो ये बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर 1 बाय 1 टॉपिक लेकर आऊँगा, जॉब, करियर, एजुकेशन कैसे क्या होगा, वो सारे जिसके बाद डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया कि बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता क्या है, इसके टेस्ट कैसे होते हैं, इसके प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात आज हम लोगों ने किया। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।